हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के अंक में। दोस्तों, कल आपने देखा होगा ये बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कल आप लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए होंगे। दो पालियों में हुआ था बिहार दरोगा का 17 तारीख को, 17 दिसंबर को। तो दोनों का दोनों सुन रहे हैं वायरल जो प्रश्न पत्र है उसके अनुसार, प्लस कुछ न्यूज़ भी आ रही है कि वो दोनों के दोनों लीक हो चुके थे पेपर। तो स्टूडेंट को कहीं ना कहीं बिहार में जो भी स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए बहुत दुख की बात है। और इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिहार दरोगा का एक बहुत अच्छा जॉब होता है, एक अच्छा आयोग है उसका, लेकिन फिर भी इस तरह के घटनाएं घट जाती है जो बहुत ही चिंतनीय है। तो दोस्तों, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी के क्रम में आज का जो 68वां अंक आप लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें, और हो सके अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध आप जानते होंगे, ठीक है, गौतम बुद्ध, ठीक है, इन्हें कहा जाता है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, ठीक है। अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीला स्तूप है, तोरण है, बिहार या फिर दुखंग है? तो ये इसका सही जवाब अगर आप देखें तो स्तूप हो जाएगा, ठीक है। स्तूप के बारे में एक जानकारी हम आपको बता दें जो बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ये सांची का स्तूप की हम चर्चा कर रहे हैं, सांची का स्तूप, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये अशोक के द्वारा बनाया गया है, अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया है। हालांकि इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन सांची के स्तूप की तरह ही अशोक ने एक बनाया जबकि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। उसी आकार का बना हुआ है जिससे यह पता चलता है कि यह स्तूप है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से स्तूप संबंधित है और यहाँ पे इसका सही जवाब स्तूप है। ये भी आप जरूर याद रखें, सांची का जो स्तूप है ये अशोक के द्वारा बनाया गया है, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर दूसरा कहता है अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? अब यहाँ पे देख लेंगे, अब्दुल समद है, मंसूर है, अबुल हसन है, बिहजाद है। तो सुप्रसिद्ध चित्रकार यहाँ पे चार ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे अब्दुल समद हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल समद इसका सही जवाब हो जाएगा। ढेर सारे चित्रकार थे, अब्दुल समद था, दसवंत था, बशावन था, ठीक है, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी था, ढेर सारे सुप्रसिद्ध चित्रकार थे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पे एक होगा, अब्दुल समद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कहता है ब्रिक का प्रक्रियात्मक यूनिट है, यानी कि सबसे छोटा यूनिट। जैसे ब्रिक जिसको हम लोग किडनी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे किडनी के रूप में जानते हैं, ठीक है, किडनी के रूप में जानते हैं ब्रिक को। और यह किस चीज में काम करता है? ब्रिक जो होता है ये डायलिसिस करता है। डायलिसिस की प्रक्रिया कहाँ से संबंधित है? तो ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये ब्रिक से संबंधित है, किडनी से संबंधित है। उसके बाद रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कभी कभी। तो ये भी याद रखें, डायलिसिस, रक्त का शुद्धिकरण, ये किडनी में होता है। उसमें छोटे छोटे जो तंत्र होते हैं, यहाँ पे देख लेंगे, तंत्रिका कोशिका तो होगा नहीं, ग्लोमेरुलस होगा नहीं, ब्रिकाणु, नेफ्रॉन। तो इसका सही जवाब ब्रिकाणु। ये दोनों में से कोई रह सकता है, नेफ्रॉन ही ज्यादातर रहता है, लेकिन ब्रिकाणु इसका हिंदी स्वरूप है। तो ब्रिकाणु भी याद रखें, नेफ्रॉन भी याद रखें। हो सकता है कभी ये दे दे कभी ये दे दे, तो आपको कंफ्यूजन करने के लिए। और ब्रिक के मामले में ये दो चीजें जरूर याद रखें, ये सारी चीजें पूछी जाती है। ये सबसे छोटी यूनिट होती है एक तरह से, ठीक है, इकाई होती है नेफ्रॉन, किसका? ब्रिक का, ठीक है। छनना के रूप में यह काम करता है, छनना के रूप में। मूत्र बनता है, मूत्र कहाँ बनता है ये बताना है। संग्राहक वाहिनियों में, कैलिसीज में, मूत्र वाहिनियों में, या फिर मूत्राशय में, ठीक है। तो ये मूत्र बनता कहाँ है ये बताना है, ठीक है। तो ये संग्राहक वाहिनियों में बनता है। कहाँ बनता है? संग्राहक वाहिनियों में बनता है और जमा होता है मूत्राशय में, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन पांचवा कहता है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी को शक्ति होती है? पुनर्योजी शक्ति कह सकते हैं, यानी कि फिर से बनने की क्षमता। मस्तिष्क कोशिका, पेशी कोशिका, अस्थि कोशिकाएं या फिर यकृत कोशिकाएं? तो इसका सही जवाब मस्तिष्क कोशिकाएं हो जाएगी। इसका जो आप पुनर्योजी शक्ति देख रहे हैं, पुनर्योजी शक्ति बहुत कम होता है। कहाँ? मस्तिष्क कोशिका में फिर से बनने की क्षमता इसमें कम होती है। छठा क्वेश्चन है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है?
रेड ब्लड सेल्स जिसे आरबीसी भी बोला जाता है, ठीक है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स, तो ये सारे ब्लड के ही रूप होते हैं। तो प्रतिकारक यानी कि प्रतिकारक कहाँ होता है, सबसे पहले आप जानें तो WBC जिसे व्हाइट ब्लड कार्पसल्स कहते हैं हम लोग, श्वेत रक्त कणिका कहते हैं हम लोग, तो WBC प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला शेल होता है। और इससे संबंधित जो लिम्फोसाइट है, ठीक है, तो इसका सही जवाब लिम्फोसाइट हो जाएगा। एक एक चीज़ों को आपको समझना, लिम्फोसाइट, WBC, रेड ब्लड सेल्स जो RBC होते हैं उसको बोला जाता है। चलिए, डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेस एक ऐसा एंजाइम है जो कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्रावित होता है, लार ग्रंथि से, अमाशय से, यकृत से या फिर अग्नाशय से। तो चार ऑप्शंस में से आप देखेंगे ये लार ग्रंथि, सैलिवा ग्लैंड इसको बोला जाता है, सैलिवा ग्लैंड, ठीक है, सैलिवा ग्लैंड कहीं कहीं दे दिया जाता है। तो सैलिवा ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि में डायस्टेस एंजाइम का स्रोत है। क्वेश्चन से अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंधित है वह निम्नलिखित में से किस अवयवों को प्रभावित करता है, ठीक है, किस अवयवों को, किस अंग को प्रभावित करता है, किससे संबंधित है माइकोप्लाज्मा। तो स्वास्थ्य संबंधी हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, प्रजनन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब आपको बताने हैं, ठीक है। कैसे बताइएगा आप, माइकोप्लाज्मा जैसे ही आप देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा जो संबंधित है वो श्वास संबंधी रोग से संबंधित है। तो माइकोप्लाज्मा अगर पूछ लिया जाए किस अवयव से संबंधित, किस अवयव को प्रभावित करता है, तो वो श्वास को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे देख लेंगे, नौमा कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश। 4 राजवंश का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, पल्लव है, चोल है, वाकाटक है, राष्ट्रकूट है। तो अगर कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के बारे में अगर पूछा जाए, हालांकि ज्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है, तो इसका नाम हम बताएंगे चोल। चोल एक और काम के लिए प्रसिद्ध है, 2 चीजें, एक तो स्थानीय स्वायत्त शासन हो गया, दूसरा नौसेना के रूप में, नौसेना के रूप में अगर पूछा जाए तो चोल राजवंश हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखें, ठीक है। पल्लव राजवंश का संस्थापक की अगर हम लोग बात कर लें, संस्थापक कौन था इसका बताइए, पल्लव का संस्थापक कौन था, तो ये सिंह विष्णु था। कौन था, सिंह विष्णु। इसको भी याद रखने हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, हालांकि ये सब पूछे नहीं जाते हैं, मेनली रूप से ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब राष्ट्रकूट की अगर बात कर लें तो दंती दुर्ग हो जाएगा, दंती दुर्ग हो जाएगा। वाकाटक को आपको बताने हैं, ठीक है, वाकाटक को आपको बताने कमेंट करके, तब हम जान पाएंगे कि आप लोग देखते हैं वीडियो की नहीं। अगर नहीं भी जानते हैं तो कमेंट करके हमें बता देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बता देंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका परीक्षण है कि आप स्किप करके देखते हैं वीडियो या फिर नहीं। क्रिसिल क्या है, एक वर्ड देखें, क्रिसिल, CRISIL क्या है, बैंक है, बीमा कंपनी है, डिपॉजिटरी है, फिर रेटिंग एजेंसी है। तो क्रिसिल मतलब होता है क्रेडिट, ठीक है, रेटिंग इंफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद इसका मतलब होता है सर्विस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो क्राइसिल मतलब समझ गए, क्रिसिल मतलब समझ गए, क्या है ये, वर्ड को समझ लेना है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका सही जवाब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये रेटिंग से संबंधित एजेंसी है, इसको याद रखने हैं, ठीक है। क्रिसिल ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चंस। अब आगे देखेंगे, निम्न में कौन स्वपोषी होता है, स्वपोषी के क्या लक्षण होते हैं, प्रकाश उसको मिलना चाहिए, ठीक है, उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए ताकि वह खुद का बना सके, ठीक है, और क्या चाहिए, वो उसको जड़ भी चाहिए ताकि वो खनिज लवण और जल ले सके। तो इसके लिए कौन है, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। तो शैवाल यहाँ पे होना चाहिए, इसका सही जवाब 11 का ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन करता है आलू में मोजाइक रोग एक होता है का कारक तत्व क्या है, मोजाइक रोग है एक, फफूंदी है, लाइकेन है, जीवाणु, विषाणु है। तो मोजाइक रोग अगर संबंधित हो तो वो विषाणु से संबंधित होते हैं, ठीक है। आलू में मोजाइक रोग किससे संबंधित है, विषाणु से, विषाणु कारक है। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, एक लाइकेन है जो कि खाली चट्टानों पर उगता है, परमेलिया है, सेक्सटिलिस है, सेक्सिकॉल्स है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस में से आपका जो ऑप्शन उपयुक्त होगा ये सेक्सिकॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये खाली चट्टानों पर उगता है और इसका क्या नाम है, लाइकेन, इसे क्या कहा जाता है, लाइकेन, सेक्सिकॉल्स। ये आसान है, बताइए, बरगद के पेड़ के जो तना होता है उसमें जो लटकने वाली मोटी मोटी जड़ें होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है। जो वृक्ष होते हैं आप देखे होंगे वृक्ष, ठीक है,
बिट्स जो होते हैं इसमें ये जड़ें लटकी हुई रहती है, ये हो सकता है बहुत जमीन में भी आके चिपक जाता है, ठीक है। तो इस जड़ें को क्या कहते हैं? अवायवीय मूल, आरोही, स्तंभ मूल, बलयाकार मूल। तो ये स्तंभ मूल के रूप में जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्तंभ मूल के रूप में इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? पढ़े होंगे आप लोग, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है परीक्षाओं में। हर बुक जो होता है इसे देता है, जरूर छापता है, ये क्वेश्चन देता है। जड़, पुष्प, तना, फल। तो प्याज जो होता है ये तना का परिवर्तित रूप होता है, तना का परिवर्तित रूप प्याज होता है, ठीक है। एक शत्य फल परिवर्धित होता है, परिवर्धित कह रहा है यहाँ पे, पुष्पासन से, दलों से, अंडाशय से, इनमें से कोई नहीं। तो शत्य फल जो होता है, ठीक है, ये अंडाशय से परिवर्धित होता है, अंडाशय से परिवर्धित होता है शत्य फल, ठीक है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, गुरुत्वीय जल होता है, आर्द्रताग्राही जल होता है, केशिका जल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जो जल जाता है ये केशिका विधि से जाता है, केशिका जल इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। केशिका जल इसे कहा जाता है। भूमि में से जो पौधे की जड़ों में ऊपर पत्तियों तक जो जल जाता है या खनिज जल बन जाता है उसको हम केशिका जल के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप मतलब पेड़ पौधे हैं, एकदम कंफर्म जान ले। जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ, विषाणु, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, प्रोटोजोआ नहीं होगा, फफूंदी इसका सही जवाब हो जाएगा, फफूंदी, ठीक है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? हरे शैवाल में, जीवाणु में, कवक में, ईस्ट में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में यानी कि बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कई बार बता चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक एटीपी होता है जो ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, ऊर्जा के रूप में, ठीक है। कहाँ रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है एटीपी। इसको एडोनिन ट्राइफॉस्फेट भी बोला जाता है, एटीपी को, जो टूट कर ऊर्जा देता है शरीर में, ठीक है। तो एटीपी के रूप में संग्रहित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे पावर हाउस के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से श्वसन की क्रिया भी होती है, ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। श्वसन की क्रिया भी इसमें होती है, ठीक है, श्वसन की क्रिया। तो ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे जानना है आप लोग को, ये जरूर नोट कर लें। आगे देखेंगे। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 35, 50, 43, 55%। औसतन ऑक्सीजन का तत्व जो होता है वो 60% होता है। कितना होता है? 60% होता है। लेकिन ऑप्शंस में से आप देखें 60% नहीं है, तो उपयुक्त ऑप्शन से अगर इनमें से कोई नहीं रहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक है 55%, तो हम लोग इसको ही टिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को देखना है। 21 नंबर सवाल जो हम लोग देखेंगे, इतना तेजी से क्वेश्चंस अगर आप नहीं समझते होंगे तो रुक भी सकते हैं। जल्दीबाजी में क्वेश्चंस इसलिए हम देते हैं ताकि आपका रिवीजन तेजी से हो सके और समझ सकें। पीडीएफ अगर लेना हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, बहुत जल्द ही वहाँ पे पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा, बहुत जल्द, ठीक है। सारे पीडीएफ वहाँ पे दिए जाएंगे। निम्नलिखित में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मूली है, सेम है, शैवाल है, ये सभी 4 ऑप्शन है आपके पास। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत शैवाल को माना जाता है, तो ऑप्शंस में यहाँ पे शैवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम्स, दुग्ध, ट्रिप्सिन है, इरोप्सिन है, रेनिन है, पेप्सिन है, सभी एंजाइम्स है। तो रेनिन जो होता है ये दुग्ध प्रोटीन को पचाता है, रेनिन, ठीक है। रेनिन जो एंजाइम्स होता है वो दुग्ध प्रोटीन को क्या करता है? पचाता है। क्वेश्चन है यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? तापमान अगर बढ़ता है तो आर्द्रता का क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, घटती बढ़ती रहती है। अगर सहसा अचानक तापमान वृद्धि होता है तो जाहिर सी बात है आर्द्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आर्द्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ठीक है, ध्यान से देखें। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और लौह। अनुचुंबकीय ऑक्सीजन को माना गया है। अनुचुंबकीय किसे माना गया है? ऑक्सीजन को। क्वेश्चन समझ लें, प्रकृति में अनुचुंबकीय है ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? विद्युत मोटर, सबसे पहले तो जान लें कि ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसको कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर मोटर काम करता है।
ओम का नियम प्रतिरोधकता से संबंधित है, ये तो आप जानते हैं। लेंज का नियम और फैराडे का नियम, ये दोनों आप जान सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही संबंधित है। लेंज का नियम भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, उसी तरह फैराडे का नियम भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। यहाँ पूछ रहा है विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है ये फैराडे के नियम पर काम करता है मोटर। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चंस कंफ्यूज नहीं होना है। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो, अब यहाँ पे देख लें संवेग दुगना हो जाता है, चलिए ये सही है। अगर वेग दुगना करेंगे तो संवेग दुगना हो जाएगा, दोनों गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, सही बात है। अगर वेग दुगना करेंगे तो संवेग भी दुगना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसको नहीं देखे, सिर्फ वेग दुगना किया जाए तो उसका संवेग कितना होगा तो बताना है, दुगना हो जाता है। अगर संवेग नहीं पूछ के पूछ दे गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी तो उसका दोगुना होता है, यानी कि 4 गुनी हो जाती है। तो उपयुक्त तो दोनों यहाँ पे आंसर तो हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है कि इस तरह से ना पूछ के इसको 2 क्वेश्चन बना दे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में से ये आ जाए, कभी ये आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको डील करने हैं, समझ लेने हैं। वेग दुगना करने पर संवेग दुगना होता है, वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी यानी कि उसका दोगुना होता है। ठीक है, और संवेग में कोई अंतर नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, भार घट जाएगा, भार बढ़ जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगा, तो उसका चाल जो होता है वो बढ़ जाता है। वस्तु को जैसे ही गर्म करेंगे तो अणु जो होगा, अणु का चाल क्या हो जाएगा, चालन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अणु जो गति करते हैं चालन विधि से, संवहन विधि से, तो ये समझना है आपको कैसे वो संवहन कर पाता है, चालन कर पाता है। ठीक है, 28 देखेंगे, निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। संभारिक का निर्माण होता है किसके उत्सर्जन से, एक्स किरण, गामा किरण, बीटा किरण और अल्फा किरण, 4 ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे बीटा किरण हो जाएगा। संभारिक का निर्माण होता है बीटा किरण के उत्सर्जन से। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं ये सारी किरणें, गामा किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, आप देखेंगे अल्फा किरण पे प्लस यानी कि विद्युत ऋणात्मक, ये धनात्मक है, जबकि बीटा ऋणात्मक है। और गामा किरण अगर पूछ ले तो कभी कभी पूछता ही है, तो ये आवेशहीन होता है गामा किरण। ठीक है, तो तीनों को याद रखने हैं आपको। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। न्यूट्रोजन है, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो न्यूनतम तापमान जैसे ही होगा तो कौन सा गैस ऐसा है जो कि द्रव में बदल जाता है, तो ये H2 होता है, हाइड्रोजन। इसे न्यूनतम ताप देंगे तो यह क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन से आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। देखिए यहाँ 2 तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो यहाँ हो जाएगा आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, कभी कभी यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा भी पूछ लिया जाता है, आंतरिक ऊर्जा, तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तो आयतन, मोल की संख्या, दाब पर, तापमान पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तापमान पर। अगर आंतरिक रहे तो तापमान पर, अगर आंतरिक नहीं रहे तो मोल की संख्या पर। याद रखना है, इस चीज को भूलना नहीं है। आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है तापमान पर, आंतरिक अगर नहीं रहे तो मोल की संख्या पर। दोनों को याद रख लेना है, इस चीज को नोट कर लेना है अलग अलग। चलिए, गैस एजेंसियों द्वारा जो सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है वो क्या है। कुकिंग गैस, गैस है, ठोस है, द्रव है, घोल है, तो आप जानते होंगे ये द्रव के रूप में होता है। एलपीजी सिलेंडर में भरा जाता है, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी भरा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है। ये एक गंधहीन गैस होता है, गंधहीन। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि एलपीजी जो सिलेंडर में भरा जाता है वो कैसी गैसें होती है, तो सब जानता है कि उसमें गंध होता है, लेकिन नहीं, वो एडिशनल जोड़ा जाता है, वो दे दिया जाता है, लेकिन गंधहीन होता है वो, गंधहीन ही इसका आंसर होगा। मरकैप्टन नामक एक चीज मिलाया जाता है, ठीक है, एक रसायन मिलाया जाता है जिससे एलपीजी का गंध आता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन कहता है 32 ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है। आयरन ऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि ऑडियो वीडियो टैप तो होता नहीं है, तो क्वेश्चंस भी नहीं के बराबर आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। ऑडियो और वीडियो टैप पर कौन सा लेप लगा रहता है रासायनिक पदार्थ का, वो होता है आयरन ऑक्साइड का। अब यहाँ पे 33 देखें। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष किया था। 1919, 27, 37 और 45। तो इसका सही जवाब 1919 हो जाएगा। हालांकि बंगाल विभाजन तो आप लोग जानते होंगे 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में
इससे जो हुआ था, विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था, इसको बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है, बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। स्वदेशी आंदोलन के रूप में भी इसे जाना जाता है, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो ये सारी चीजें को आपको याद रखने हैं। ठीक है, बंग भंग स्वदेशी आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन के चलते हुआ था। ठीक है, तो कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था, 1919 ईस्वी में इसे प्रतिश्रहित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है निम्न में किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो जॉन एडम्स हो जाएगा, डलहौजी हो जाएगा, बेलेस्ली या फिर हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो प्रेस सेंसरशिप जो लागू किया गया था सबसे पहले बेलेस्ली के द्वारा किया गया था 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप क्या किया था? लागू किया था। और मेटकॉफ, आपका नाम याद होगा, मेटकॉफ 1835 के आसपास, 1835 के आसपास, ठीक है, इसने क्या किया था? प्रेस सेंसरशिप को हटा दिया था। इसीलिए इसे कहा जाता है प्रेस का मुक्तिदाता। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेटकॉफ को कहा जाता है, क्योंकि इसने 1835 ईस्वी में प्रेस सेंसरशिप को हटा दिया था। तो प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ को बोला जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है 35 निम्नलिखित में किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान्य वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो बीना है, ढोलक है, सारंगी है, सितार है। बीना सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे प्राचीन अगर संगीत वाद्य पूछा जाए, ठीक है, तो बताना है बीना। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हिंदू मुस्लिम गान्य वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण, तो अमीर खुसरो के द्वारा सितार का यहाँ पे आविष्कार किया गया था। इसका आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने एक और चीज का आविष्कार किया था जिसे तबला बोला जाता है। तबला का आविष्कार अगर कोई पूछ ले तो अमीर खुसरो ने किया था तबला का। ठीक है, पखावज जिसे हम लोग ढोलक के नाम से जानते हैं, पखावज का दोनों हिस्सा काट करके बीच से उसको क्या किया था? अमीर खुसरो ने तबला का रूप दे दिया था। अमीर खुसरो के द्वारा यह किया गया था। और संगीत वाद्य जो है सितार, ये खास करके बीना से बना हुआ है, जो कि भारतीय संगीत का वाद्य यंत्र है। और एक है तंबूरा जो कि ईरान का है। ये वाद्य यंत्र कहाँ का है? ईरान का है। मुस्लिम राष्ट्र है ईरान, और तंबूरा वहां का, बीना यहाँ का, दोनों का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? सितार, जिसका आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। तो इसको अच्छा से याद कर लेना है, इससे ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? मोतीलाल नेहरू, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पॉलिटिकल साइंस आप पढ़े होंगे तो अरविंद घोष का ढेर सारा आप वर्णन देख सकते हैं। इनका किताब है, बुक है। जवाहरलाल नेहरू का भी है, महात्मा गांधी का भी है। राजनीतिक परिदृश्य में इन लोगों का बहुत योगदान है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है सम्राट अकबर द्वारा किसको जड़ी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद खान, मीर सैयद अली, अब्दुल समद या मोहम्मद हुसैन। देखिए जड़ी कलम अगर पूछा जाए तो बताना है मोहम्मद हुसैन। कश्मीरी भी इसका नाम है, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी से कहा जाता है। ठीक है, एक जड़ी कलम है और एक सीरी कलम है, सीरी कलम भी है। तो दोनों को आपको याद रखना है। कभी जड़ी कलम पूछ देता है तो कभी सीरी कलम पूछ देता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहाँ पे जड़ी कलम हुमैद हुसैन कश्मीरी को बोला गया है, जबकि सीरी कलम किसको दिया गया है? अब्दुल समद को दिया गया है। तो दोनों में अंतर याद रखना है। ठीक है, अब्दुल समद को सीरी कलम दिया गया है, जबकि जड़ी कलम का उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया गया है, जिसे मोहम्मद हुसैन कश्मीरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दक्षिण में निम्नलिखित में किसके शासन में मुगल साम्राज्य का तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? ठीक है, औरंगजेब है, शाहजहां है, अकबर है, शेरशाह। तो इसके औरंगजेब हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, बहुत विस्तार किया था औरंगजेब, बहुत ताकतवर ये मुगल शासक रहा। 39 से दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? देखिए इसे पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? मंसूर मीर, अबुल हसन, सैयद अली, अब्दुल समद। तो ये अब्दुल समद हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा ही दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किया गया है। क्वेश्चन से आगे देखेंगे। 40 मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? अबुल फजल है, उस्ताद मंसूर है, बिशन दास है, दशावंत है। हमने बताया था कि चित्रकार बहुत सारे थे। अब्दुल समद था, मोहम्मद मंसूर था, ठीक है, उसी तरह दशवंत था, बशावंत था। तो दशवंत यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे 41 नंबर सवाल क्या कहता है। 41 नंबर सवाल को देखेंगे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था, ख्वाजा अब्दुल समद था, बसावंत था, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए ये दोनों तो होगा नहीं, मंसूर इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे उस्ताद मंसूर के नाम से जानते हैं। जहांगीर के दरबार में ये पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। सबसे पहले इसने बनाया था बाज, ठीक है, चित्रांकन किया था, बहुत इसकी उपलब्धि है। आगे देखेंगे अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? कौन? दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा। तो ये पंचमहल है। पंचमहल का जो निर्माण किया गया है इसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, ठीक है। बौद्ध विहार आप जानते होंगे। आगे देखेंगे 43 नंबर, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक? अमीर खुसरो, बहादुर शाह जफर, फैज मिर्जा गालिब। तो अमीर खुसरो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अमीर खुसरो काव्याभिव्यक्ति यानी कि काव्य के रूप में, क्या काव्य के रूप में, एक कवि के रूप में उसने अपने आप को प्रस्तुत किया था, उर्दू का प्रयोग किया था। तो ये सारी चीजें अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ है? एटा में हुआ है 1235 के आसपास, कहीं कहीं आपको 1253 भी बताएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का शासन भी यह देख चुका है अमीर खुसरो ने। आगे देखेंगे 44, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? हेटनर है, जीन ब्रोन्स है, एच बैरोज है, रेस्टनीज है। तो ये बैरोज हो जाएगा, ठीक है। भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है। क्वेश्चन अगला है, लोएस का पठार है। लोएस का पठार पवन कृत है, जल कृत है, नदी कृत है, इनमें से कोई नहीं। तो लोएस का पठार जो है ये चीन में है। कहाँ है? चीन में है, और यह नदी कृत है। 46 नंबर सवाल देखेंगे। 46 क्या कहता है? 46 कहता है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में कौन सी है? डेविस है, जिब्राल्टर है, बेरिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि पूछा जा रहा है, तो ये डेविस जल संधि हो जाएगा। डेविस जल संधि जो कि कहाँ है? ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड और कनाडा में है। ग्रीनलैंड और कनाडा में फैला हुआ है डेविस जल संधि। अगर चौड़ी जल संधि पूछ लिया जाए तो, चौड़ी अगर पूछ लिया जाए तो, सॉरी चौड़ी तो पूछा ही गया है, लंबी पूछ लिया जाए, ठीक है, लंबी, तो लंबी हो जाएगा मलक्का संधि, ये लंबी हो जाएगा। चौड़ी में डेविस जल संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विश्व की सबसे व्यस्तम व्यापारिक नदी पूछ रहा है। नील, राइन, मिसिसिपी, रोन। तो ये तो राइन हो जाएगा, ये बेहद आसान है, पढ़े होंगे आप लोग, राइन नदी। आगे है, निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है? चिड़िया के पैर जैसा है? अमेजन, ब्रह्मपुत्रा, मिसिसिपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिसिसिपी। मिसिसिपी जो है, इस नदी का डेल्टा जो बनता है वह चिड़िया के पैर जैसा बनता है। ये कहाँ बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये बहती है मिसिसिपी, और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। मैक्सिको की खाड़ी में क्या होती है? गिरती है। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। 49, किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है? मुख्यतः गर्मी के अंत में। प्रेरी, भूमध्य सागरीय, मानसूनी या फिर विषुवतीय प्रदेश? तो आसान है, ये मानसूनी प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। 50वां नंबर सवाल और आज का अंतिम सवाल हम लोग देखेंगे। रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? रोपण कृषि विषुवतीय प्रदेश, शबाना, भूमध्य सागरीय, इनमें से कोई नहीं। तो रोपण कृषि याद रखना है, विषुवतीय प्रदेश में की जाती है। तो दोस्तों आज का 50 प्रश्न का ये जो सेट है कैसा लगा? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। क्या बदलाव किया जा सकता है ये भी हमें बताएं। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। शेयर जरूर करें।